नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जिसके तहत हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। प्ले लिस्ट बनी है, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए, इससे पहले हम जो प्रैक्टिस सेट देखे थे वो जीएस का देखे थे, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने देखा था। आज हम हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर कल जीएस देखेंगे, फिर हिंदी देखेंगे। आप कहेंगे सर साइंस वगैरह, तो देखिए हम एक साथ साइंस को ले लेंगे दोस्तों, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। जो करा रहे हैं उसे देखिएगा, क्योंकि 100 नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। बाकी मैं साइंस भी करा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। हम एक साथ देखेंगे, 100 क्वेश्चन एक साथ हम साइंस के आपको करा देंगे, ठीक। तो ये चीज़ है, बाकी टेंशन ना लीजिए। 100 क्वेश्चन करके हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अभी हम लोग हिंदी और जीएस देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें तो जल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा ऐसा जो है जो जल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, वादी है, सलिल है, अमृत है। दोस्तों, अम्बुज जो है जल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वादी, सलिल, अमृत, तोय, उदक आदि जल के पर्यायवाची हैं। अम्बुज जो है ना, ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का है। जैसे अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है। तो ये सब आपको याद रखना होगा छोटा छोटा। देखिए, जल का, कमल का, ठीक। कुछ भगवान के नाम है उनको, जैसे गणेश जी का, तो ये सब आपको, जैसे सरस्वती माता का। और इसमें जो पद्मा, मतलब जो है कमल का ही हो जाएगा, शायद पद्मा भी हो जाएगा। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करें बिहार की कौन सी बोली नहीं है, देखिए मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है। अवधी तो अपने यहाँ है, यूपी की ना। तो अयोध्या जो अवधी है ना, ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जौनपुर, प्रयागराज क्षेत्र में बोली जाती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं और ये बिहार में बोली जाती है। अवधी जो है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है। इसमें लिखा है कि धरती का पर्यायवाची दोस्तों शब्द कौन सा है? देखिए, वसुधा है। पयोधि मतलब होता है समुद्र, जलद मतलब होता है बादल, ठीक। उपल मतलब होता है पत्थर, शायद, हाँ यही सही है। देखिए, उपल मतलब होता है पत्थर। अगर हम बात करें, वसुधा पृथ्वी जो है धरती का पर्यायवाची है। इसके और भी है, जैसे धरा है, पृथ्वी है, भू है, भूमि है, धरणी है, रत्न गर्भा भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। समुद्र का क्या है? पयोधि है, जलधि है, वारिद है, ठीक। बादल में जलद, अभ्र, मेघ, वारिधर आदि। उपल में जैसे ये देखिए, पत्थर की अगर हम बात करें तो उपल हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। आप पाषाण काल जिसे सुने होंगे, तो पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय, यानी जो पत्थरों का समय था वही था पाषाण काल। आसमान भी पत्थर होता है। आच्छादन क्या होता है? तो देखिए, आधन छादन, मैंने आपको बताया था कि इसे हमें ऐसा तोड़ना है जिससे अर्थ निकले, ठीक। ये संधि विच्छेद हमें ऐसा तोड़ना है जिससे अर्थ निकले। और देखिए, यहाँ पे आधा वर्ड लगा है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे आधन छादन, तो ये वाला ज़्यादा विकल्प सही है। बाकी जो है ये वाले, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा दोस्तों। और हम अगर बात करें तो ये कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक। अगर हम बात करें तो आगे देख लीजिए, जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद हो जाएगा। अनुधन छेद, अनुच्छेद हो जाएगा। देखिए, संधि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे अंदर निखार आता जाएगा। हिंदी का एक ही मकसद है, जितना डेली 1 चैप्टर या 2 चैप्टर डेली रिवीजन करिए, डेली करिए। मतलब जब तक एग्जाम आपका ना हो जाए, करते रहिए करते रहिए। आप देखेंगे अपने आप आपको सारी चीज़ें आती जाएंगी, ठीक। और बाकी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ाई है, वो कर लीजिएगा। प्रैक्टिस में और करा दूंगा क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अद्भुत का रस जो स्थायी भाव है अद्भुत का, वो दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, शोक होगा नहीं। क्या? शोक होगा नहीं, ठीक। उत्साह, और जो है उसके बाद विस्मय, निर्वेद हो सकता है दोस्तों। विस्मय होगा, क्या होगा? देखिए, विस्मय होगा। शांत का होता है निर्वेद, विस्मय हो जाएगा इसका। तो ये जो अद्भुत या आश्चर्य का क्या होगा? विस्मय होगा। ये अद्भुत रस होगा। अगर हम बात करें स्थायी भाव में, तो विस्मय जो हो जाएगा अद्भुत रस का, और निर्वेद यानी शांत रस का हो जाएगा स्थायी भाव। करुण का तो पता ही था, शोक हो जाएगा। और वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह। देखिए, इसकी ट्रिक थी सर अकबर भव साहा, ये करके ट्रिक थी। रति सो उत्कर भजुर नीहा, ये थोड़ा ट्रिक थी। एक साइड इधर जो है हमारे रस चल रहे थे, और इस साइड उनके जो है स्थायी भाव चल रहे थे। ये मैंने पढ़ाया है, अगर आप देखे होंगे आदित्य पब्लिकेशन की बुक में। अगर हम बात करें दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दयालु में दोस्तों भाववाचक है, यानी हमें दया लग रही है, यानी दयालु भाव भाव प्रकट कर रहा है। जैसे इसमें देखिए, मिठास है, बुढ़ापा है, बचपन है, लड़कपन है, ये सब क्या है? हमारे भाव को प्रकट कर रहे हैं। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है मानी जाती है, तो देवनागरी की लिपि की जो ये उत्पत्ति हुई है, ये ब्राह्मी लिपि से हुई दोस्तों।
किससे हुई? ब्राह्मी लिपि से हुई। जो वर्तमान में हम लिख रहे हैं ना, ये देवनागरी लिपि है और ये दोस्तों बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस साइड को लिखी जाती है, ये देखिए, ठीक, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है अर्ध विवरित स्वर कौन सा है? तो ऐ है। कौन सा है? ऐ, 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 ऐ। तो ये जो है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक विवरित होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसमें बड़ा आ, जैसे अर्ध विवरित, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, आए, आ, आओ। अर्ध संवरित, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसमें, जैसे ए, आओ। संवरित, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसमें ई, उ। दिए गए विकल्पों में से आय जो है वो अर्ध संवरित विवरित स्वर है। एक सेकंड दोस्तों, आप बगल वाले आवाज़ का है थोड़ा बता दें इनको। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो है 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? तो दोस्तों देखिए आधा जा और इन्या शब्द से मिलकर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें ये तो दो का मतलब ही नहीं था। और अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए इनमें जो है वो नहीं लगा था, क्या? आधा जा यानी हलंत नहीं लगा था। तो ये आपको याद रखना। तो इस तरह ऑप्शन को हटा सकते हैं, कभी ना आए आपको तो। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये दोस्तों कब होता है? देखिए अगर लिखने में कोई चीज़ छूट जाती तो हम इस तरह लिख देते हैं, यहाँ जैसे ये निशान लगा देते हैं बीच में, दो शब्दों के बीच में, और ऊपर हम वो चीज़ लिख देते हैं। तो वही है हंसपद, जो ये वाला चिन्ह है ये हंसपद है। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ नीचे कि लिखने में अच्छा छूटने का संकेत देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे पूर्ण विराम ये हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा, योजक चिन्ह ये हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक ये सब हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाए दोस्तों। देखिए अर्ध विराम, देखिए पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्ध विराम ये हो जाएगा, विवरण ये हो जाएगा, लोप चिन्ह ये हो जाएगा, और संक्षेप या लाघव चिन्ह ये हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसे देखिए शुद्ध वर्तनी कौन? अंत्याक्षरी, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। कवित्री, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा, ये पूजनीय हो जाएगा। ये तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। कवित्री में कवियत्री होता है। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मिठास जो विशेषण है, मतलब इसका विशेषण क्या है? मीठा। ये जो है ये विशेषण है, तो मीठा हो जाएगा इसका विशेषण। ठीक, ये मिठास अधिक है, तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास में। अभी हम लोग उधर देखे थे। अब इसमें पूछ रहा है कि जो मिठास भाववाचक संज्ञा, इसका विशेषण क्या होगा? तो मीठा होगा, सीधी सी बात। अगला, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा? तो देखिए हिमालय विश्व में कितना है? एक। तो यानी जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, वस्तु का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो हमारा हिमालय जो है, जैसे राम एक है, सिंगल, उसके जैसा कोई नहीं। लेकिन आप कहेंगे सर राम तो बहुत सारे नाम है, केवल ना, उनका सिर्फ नाम रखा गया राम, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उसका जो पहनावा, मतलब जो भी उसका तरीका होगा, सेम कोई दूसरा नहीं फॉलो कर रहा होगा, या सेम नहीं, जो डीएनए जीन उसका होगा वैसे दूसरे का नहीं होगा। जैसे जो गंगा नदी है, तो उसके जैसी कोई दूसरी नदी है ही नहीं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये उसमें व्यक्तिवाचक में आ जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों? तो कुल 11 सर्वनाम है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन से? राम कुछ कर रहा है क्या? सिर्फ सो ही तो रहा है, तो अकर्मक क्रिया है दोस्तों। राम सो रहा वाक्य में अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े। अब जैसे राम सो रहा है, तो राम सो रहा है यानी वो उसी पर पड़ रहा है ना, और किसी दूसरे पर तो पड़ा नहीं, तो वो जो है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि उसी पर पड़ रहा है ना। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे देखिए, जैसे राम सो रहा है, तो राम कर्ता हो गया, सो रहा क्रिया हो गई। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया? जैसे वह बहुत तेज दौड़ा, तो देखिए इसमें तेज क्या है? देखिए ये अगर हम बात करें, वह बहुत तेज दौड़ा, तो एक क्रिया विशेषण पूछ रहा है, तो जो तेज है ना वही हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। वो बता रहा है कि वो दौड़ा तो बहुत तेज दौड़ा, समझ आएंगे नहीं दोस्तों? तो ये याद रखना। जैसे वह इसमें क्या है? सर्वनाम है। बहुत क्या है? प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बचाए। ठीक, वो जैसे देखिए क्रिया विशेषण ये हो गया, अब इसकी जो विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण कहलाएगा, समझ आएंगे नहीं? तो ये आपको याद रखना है, दौड़ा क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही दोस्तों पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, खाने पीने की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी दीजिए, दाल पीजिए, खीर खाइए, पूरी लाइए इत्यादि। परंतु दही,
भात, हलवा, पराठा, रायता आदि शब्द इसके अपवाद है, ये पुल्लिंग शब्द है। अतः लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो देखिए प्राण बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, ठीक, ओंठ भी बहुवचन है क्योंकि ऊपर नीचे होते हैं। अगर हम बात करें तेल एक वचन है, ये द्रववाचक संज्ञा है दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राण है, लोग है, दर्शन है, आंसू है, ओठ है, दाम है, अक्षत है, ये सब बहुवचन में आते हैं। जैसे लिखा है सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है, तो अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है, अपूत, क्योंकि वो गा रहा है दोस्तों, उसका कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ था लगा है तो यानी भूत हो जाएगा, सीधी सी बात। और गाता ही रहा तो मतलब गा रहा था, यानी कंप्लीट नहीं बता रहा है तो अपूर्ण हो जाएगा, ठीक। ये चीज आपको याद रखना। जैसे वो गा चुका या वो उसने खाना खाया तो यानी पूर्ण हो जाएगा क्योंकि उसने खा लिया ना, तो ये चीज आपको याद रखना थोड़ा। आसन में क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, ये आसन सामान्य भूत हो जाएगा। आसन में क्या आ जाएगा, मैंने चाय पी है, जिसमें ये इस तरह के है, मैंने खाना खाया है, मैंने चाय पिया है, मैं नहाया हूँ, इस तरह नहीं, नहाया हूँ नहीं, हाँ ठीक है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आम खाया जाता है, तो ये क्या है, सीधी सी बात है, इसमें कर्मवाच्य है। कौन सा है, कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है, वाक्य में आम क्या है, कर्म है, इसके अनुसार क्रिया खाया जाता का प्रयोग हुआ है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। यह ताले की चाबी रेखांकित में से कौन सा कारक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ताले की चाबी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक। अगला है चारपाई। चारपाई की अगर हम बात करें तो योग रूढ़ है। कौन सा है, योग रूढ़ है चारपाई शब्द। जैसे दोस्तों और हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ होता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये समान अर्थ में न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई, ये सब हो जाएंगे। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें तो तद्भव शब्द जो है हमारा आसरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आसरा। आसरा तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम हो जाएगा आश्रय। अट्टालिका, कृपा, चक्र, देखिए अट्टालिका का अटादी होता है, चक्र का चाक होता है, कृपा का कृपा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों, तो इसमें कूची जो है ना ये तत्सम नहीं है, बाकी सारे तत्सम है। कीटक, कुंभकार, कपाट। अब देखिए यहाँ पे इनके वो देख लेते हैं तद्भव भी। कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। कपाट का क्या होगा, किवाड़। कीटक का कीड़ा, कुर्चिका का कूची, कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा। अभियागत का क्या होता है, तो देखिए अभियागत जो है बना किससे है, उपसर्ग अभिधन आगत, अभिधन आगत से बना है अभियागत, यानी ए हो जाएगा। अगर हम जैसे इसमें देखिए अभिधन गमन, अभिधन उदय, अभ्युदय, तो ये सब जैसे आज उपसर्ग के क्या क्या बने हैं, अचूक, अमिट, अधिक, तो ये सब आपको याद रखना है। शाश्वत का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, शाश्वत का नश्वर हो जाएगा। अगर हम बात करें शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए रहे, स्थायी रहे, ठीक। नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाए, छड़ी की बात कर रहा है ये। अगर हम बात करें स्थायी का स्थायी, नित्य का अनित्य हो जाए, सार्वकालिक का अल्पकालिक हो जाएगा। अगला उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्थान का पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्थान का दोस्तों पतन हो जाएगा। प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। विस्थापन का संस्थापन हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए हाथ का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो कटी नहीं है। क्या नहीं है, कटी। हाथ का पर्यायवाची शब्द कटी नहीं होता है, जबकि हाथ, प्राणी और जो है कर हाथ के पर्यायवाची, मतलब हस्त, पाणी और कर हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। कट शब्द के कट शब्द कमर के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम बात करें अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो देखिए एक सेकंड, अरविंद का पर्यायवाची मैंने आपको बताया था कमल था। क्या था दोस्तों, कमल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें अरविंद का पर्यायवाची कमल, पंकज, नीरज, शतदल, सरोरूह, पद्म, जलज आदि होते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द कुबेर का है दोस्तों। किसका है, कुबेर का है। अगर हम बात करें बादल के पर्यायवाची तो मेघ है, नीरद है, जलद है, घन है। चपला के पर्यायवाची कौन से हैं, विद्युत है, बिजली है, दामिनी है, ये सब चपला के हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अंक मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ नहीं पूछा है, अंग मतलब संख्या, गोद, नाटक का एक भाग होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता इसका दोस्तों। चिर और चीर होता है, तो देखिए एक होता है इसका पुराना और कपड़ा, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। चिर और चीर का अर्थ होता है पुराना और कपड़ा। चीर हरण, जैसे आप सुनेंगे चीर हरण,
ठीक, द्रौपदी का चीर हरण, तो उनका मतलब जो कपड़ा था वही तो हटा रहे थे। तो ये चीज़ आप देखेंगे, थोड़ा वहीं से रिलेट कर लेंगे तो ये कपड़ा निकल आएगा, तो चिर मतलब पुराना हो जाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए नया पुराना का नवीन प्राचीन, किला अवकाश का गढ़ खासी, अचर चर अचर वाला अचल अचल हो जाएगा ना। अली और अली का क्या हो जाएगा, तो देखिए अली मतलब क्या होता है दोस्तों, अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी। ठीक, भौरा सखी बहुत बार पूछा गया। अंश अवंश, अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कंधा। दमन मतलब क्या होता है, दबाना व पहाड़ के नीचे की जमीन। दसन या दर्शन मतलब मुहूर्ती देखना। अगला है गुरु के समय रहकर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अंतेवासी है। क्या है, अंतेवासी है दोस्तों। अगला है जिसके पास घर ना हो तो वो कहलाता है अनिकेत कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहलाता है। गृही का हो जाएगा गृहस्थ। अभिषेक का क्या हो जाएगा, जल छिड़कना। राजा के सिंहासनोहर का अनुष्ठान। अकिंचन का बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। जो पूर्व और उत्तर बीच की दिशा, देखिए इसकी मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, हमेशा के लिए याद रखें। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर व पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाएगा। आपको ये तो पता ही होगा ना, ये पूरब है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ये याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये इतना याद रखिए। अब दोस्तों देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, वी ना, इधर से शुरू कर दीजिएगा, वी ना, यहाँ देखिए ये। ठीक, ये अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये आप जान गए। देखिए इस तरह है ये ट्रिक, यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक, अब पूछ लिया है कौन सी दिशा, पूर्व उत्तर, तो पूर्व उत्तर ये दिशा है। आई मतलब ईशान हो जाएगा, ए मतलब आग्नेय हो जाएगा, वी मतलब वायव्य हो जाएगा, ना मतलब नृत्य हो जाएगा। अब देखिए नए नृत्य, अभी आराम से आपके ये चारों जो है कंप्लीट हो गए। जब भी आएगा ये क्वेश्चन आपका इस तरह कभी गलत नहीं होगा, बस आपको एक ट्रिक याद रखना, वीना, और जैसे मैंने आप किया है वैसे याद रखना। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो दोस्तों सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें देवधन इंद्र देवेंद्र हो जाएगा, महाधन उत्सव महोत्सव हो जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा, देवधन ऋषि देवर्षि हो जाएगा। ये सब गुण संधि है दोस्तों। देखिए ऋषि बहुत गुणी होते हैं दोस्तों, ऋषि क्या होते हैं, बहुत गुणी होते हैं। देव ऋषि, इंद्र देव भगवान, महा उत्सव, तो इस तरह थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक, सदैव शब्द में गुण संधि कौन सा, सदा धन एवं सदैव। देखिए दो मात्रा बढ़ गई यानी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। एक धन एक एक, ये भी हो जाएगा। रमा धन ऐश्वर रमेश्वर, वन धन औषध वन औषध, महाधन औदार्य महोदार्य। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो देखिए मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, गगन को चूमने वाली यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगी। भला मानस में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है दोस्तों। भला मानस, भला मतलब अच्छा, मानस मतलब इंसान। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, मतलब इसमें बताना मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मिश्र वाक्य में, तो जैसे एक की लग गया ना, बस ये थोड़े थोड़े कीवर्ड आप पकड़िए। यहाँ की लगा है, यही है, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक दोस्तों, तो ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य दोस्तों कौन है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, यह अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा रस है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भगवान असे दयन कहे नट जाए। ये दोस्तों श्रृंगार रस है। कौन सा है, श्रृंगार रस है। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, मन दे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो शांत है दोस्तों। कौन सा है, शांत की बात की गई है।
अब देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती तो चौपाई में होती हैं। किस में होती है? चौपाई में होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे चौपाई जो लिखी है, विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, रोला में जैसे सममात्रिक छंद है 24 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, दोहा में 13 11 13 11 इस तरह मात्राएं होती। अर्ध सममात्रिक सोरठा में भी उल्टा कर दो, दोहा का उल्टा ही तो सोरठा होता है, 11 13 11 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है दोस्तों? तो ये यमक हो जाएगा शब्दालंकार में। कौन सा आएगा? शब्दालंकार में यमक हो जाएगा। शब्दालंकार में जहाँ किसी पंक्ति कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, संयमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो इसमें ये सारे आ जाते हैं दोस्तों, जैसे हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयक, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह वो लिखते। तो ये ज़्यादा 3 इम्पोर्टेंट, एक ये और एक रूपक याद रखना। तो कुछ 4-5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हैं तो बहुत। अगला है सो शिव धन मृणाल किनाई तोरह राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग होता है? तो उपमा का होता है दोस्तों। दो वस्तुओं के रूप गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला है अंडे का शहजादा दोस्तों, अनुभवहीन होना, यानी उसे कोई अनुभव ही नहीं है। गुदड़ी का लाल दोस्तों, जैसे भारत 1947 के आसपास क्या था? गुदड़ी का लाल था, हमारे पास खाने को नहीं था, गरीबी बहुत अधिक मात्रा में थी दोस्तों, हम एक सुई तक नहीं बना पा रहे थे, ठीक। लेकिन जो विजन था उस समय प्रधानमंत्री का, वो शांति की नीति पे चल रहे थे, तो उस समय भारत जो है गुदड़ी का लाल था, इसीलिए G77 यानी G77 में शामिल हुआ। गुट निरपेक्ष था, क्योंकि हमारे पास क्योंकि खाने को है नहीं, पैसा है नहीं, तो हम किधर जाएं। लेकिन आज भारत G7 की मीटिंग कहीं होती है, भारत शामिल भले ही नहीं लेकिन होती है तो भारत को बुलाया जाता है। भारत देखेंगे कि क्वाड में शामिल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भारत विश्व का उभरता हुआ मतलब मार्केट है। और बहुत अगर हम बात करें तो अगर दुनिया में जितनी भी देखिए पैसा सबके पास, पूरे विश्व में पैसा घूम रहा है, लेकिन वो पैसा लगे तो लगे कहाँ? तो उसके लिए एक जगह मिलती जो सबसे बेस्ट है, वो भारत है दोस्तों, ठीक। इसीलिए भारत को हर जगह मंच पे बुलाया जाता है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस समय हम लोग क्या थे? गुदड़ी के लाल थे। तो कहने का मतलब है यानी निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, ये चीज़ समझिए। यानी हम लोग गुणी थे, हम लोगों के पास वो था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। समझे कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा डिलीट कर दिया आपको। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो प्रेषक नहीं है। क्या नहीं है? प्रेषक। अब देखिए इसमें जो है विशेषता में देख लीजिए, सरल शैली, भाषा विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप, संपूर्णता, प्रभाव, विधि, बाहरी सजावट, विनयशीलता। प्रेषक नहीं है बस इसमें, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें दोस्तों। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ करते रहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आप फॉलो करिए। बाकी चीज़ें और भी कराता रहूँगा, थोड़ा सिस्टम जैसे देखो आपको एक प्रैक्टिस से डेली मिल ही जा रहा है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप उसे करते रहिए। मैं ये पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा, बस इतना मान के चलिए आपके, और मैक्सिमम आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी दोस्तों, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक। बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी भी दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक। तो थैंक यू सो मच।